नमस्कार, मैं रवीश कुमार। तो आप मंगलयान को भूल किसी और अभियान में तो लग गए, या याद भी है कि हिंदुस्तान को अपनी इस कामयाबी पर जश्न मनाना है। गणेश जी के प्लास्टिक सर्जरी वाले बयान पर गौरव करने वाले भूल गए मंगलयान की जुगाड़ सर्जरी भी विज्ञान के लिए किसी मिथक से कम नहीं है। यकीन नहीं होता कि 15 महीने और इतने कम खर्चे में यह अभियान कामयाब हुआ है। मंगलयान सिर्फ भारत की कामयाबी नहीं है, वो पूरी दुनिया के स्पेस कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर है। आज हम इसी मंगलयान की कहानी के संसार में आपको ले चलेंगे। इस कहानी के किरदार ही आज के सूत्रधार होंगे, इसरो के वैज्ञानिक। इन वैज्ञानिकों की अपनी जीवन यात्रा मंगलयान से भी ज्यादा दिलचस्प है। 16,000 से भी ज्यादा लोगों का इसरो संगठन है। इसे पूरी तरह से भारतीय संगठन कह सकते हैं। इससे में काम करने वाले ज्यादातर इंजीनियर और वैज्ञानिक हिंदुस्तान के उन सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों से हैं जिन्हें आप दिन भर कोसते रहते हैं कि इनका नाम दुनिया के टॉप 10 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं है। मंगलयान कैसे बना, किन लोगों ने बनाया, बनाने के क्रम में क्या बातें हुई होंगी, उन 15 महीनों में जब मंगलयान बन रहा था तब क्या हुआ होगा, किसने सबका हौसला बढ़ाया होगा, किसे लगा होगा कि नहीं अब ये नहीं हो सकता, किसे लगा होगा कि ये बिल्कुल ही होगा। अंधविश्वास को विज्ञान समझने वालों को बताना चाहिए कि मंगलयान कोई पुष्पक विमान नहीं है या किसी दैवी कृपा से नहीं बना है, बल्कि उन वैज्ञानिकों के छोटे छोटे सपनों और लगन से बना है जिन्होंने अपने जीवन से अपने लिए बहुत कम मांगा, लिया बहुत कम और दिया बहुत ज्यादा। तो आज आप इन वैज्ञानिकों का ऐसा स्वागत कीजिए यहां पर तालियों की गड़गड़ाहट से। जब तक मैं इनका परिचय बताता रहूं, तालियां कम नहीं पड़नी चाहिए, ताकि हमारे दर्शकों को लगे कि एनडीटीवी इंडिया के स्टूडियो में जो लोग हैं उन्होंने आज दिल खोल के, तालियां फिर धीमी पड़ गई, उनका स्वागत किया है। तो तालियां बजाते रहिएगा जब तक मैं कहूंगा। हमारे साथ साइंस सेनेटर पल्लव बागला, डॉक्टर के राधाकृष्णन, इसरो के चेयरमैन, आप इस अभियान के नेता, एम अन्नादुरई, प्रोग्राम डायरेक्टर मंगलयान, एस अरुणन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मंगलयान, बी केशवा राजू, मिशन डायरेक्टर मंगलयान, अनिल भारद्वाज, आप हैं डायरेक्ट स्पेस फिजिकल लैब, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से, सौम्या सरकार, तालियां फिर धीमी पड़ गई, एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर मंगलयान स्पेस सेंटर, रितु कड़ीधाल जी हैं, ऑपरेशन डायरेक्टर हैं मंगलयान की। और ये हम चूंकि नकली मंगलयान के सतह पर हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक खास मौका है, तो इसलिए हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयारी की है। डॉक्टर के राधाकृष्णन जी, मैं तो विज्ञान से भागते भागते पत्रकार बन गया था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं आप लोगों के बीच एक दिन फंस जाऊंगा और मुझे विज्ञान की बातें करनी पड़ेगी। इसलिए मैं समाज की बातें करूंगा और पल्लव साहब विज्ञान की बातें करेंगे। सचमुच मैं इस देश के उन लाखों कमजोर विद्यार्थियों में से एक हूं और यहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ, जो कभी मैथ्स में फेल हो जाने के डर से उनके पेट में दर्द होने लगता था, जो लगता था कि साइंस के एग्ज़ाम के समय शहर में बाढ़ क्यों नहीं आई है, एग्जामिनेशन कैंसिल क्यों नहीं हो जा रहा है, या मुझे जॉन्डिस क्यों नहीं हुआ है। तो मैं उन सारे कमज़ोर विद्यार्थियों की तरफ से आपका विशेष स्वागत करता हूँ और मुझे फेल मत कीजिएगा। मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आप कथकली बहुत अच्छा करते हैं। एक आसान सा सवाल है कि इतना बड़ा कार्यक्रम चलाने के लिए, मंगलयान के लिए, आप कथकली कब कर लेते थे और साइंस कब कर लेते थे? कथकली और क्लासिकल म्यूज़िक हम करते हैं और इसका फ़ायदा ऐसा है कि हमारे काम में बहुत स्ट्रेस आएगा। कोई स्पेस मिशन में बहुत टेंशन होगा, ये सक्सेस होगा या फेलियर होगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा सिस्टम मिलके काम करना है। वो इसका लिच हमारे साथ है, हम सब साथियों से मिलके ये काम करते हैं। इसके बीच में थोड़ा स्ट्रेस रिलीव कर सकते तो, कंसंट्रेशन मिला तो बहुत अच्छा होगा। सो परस्पर पूर्वदायक है दोनों आपको हेल्प करता है। सर, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, और आज मुझे सही में आपको सर कहते हुए खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई टीचर बैठे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत हौसला मिलेगा आपकी बातों को सुनकर, और वो ये समझ सकेंगे कि विज्ञान की पढ़ाई मतलब कमज़ोर दिल वाले भी मेरी तरह छात्र कर सकते हैं। मंगलयान की योजना कैसे बनी? हम सब जानते हैं कि लाल किले पे मनमोहन सिंह ने इसका ऐलान किया। चंद्रयान जब छोड़ा जा रहा था तो मैं वहाँ पर था, और विदेशों से ऐसे भयंकर भयंकर पत्रकार आए जो सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी कवर करते थे।
उन सब के चेहरे पे मैंने देखा था कि एक शक था कि हिंदुस्तान नहीं कर पाएगा। वो बहुत ही रिलैक्स घूम रहे थे कि अच्छा कुछ रॉकेट छूटेगा फिर वापस कहीं गिर जाएगा और नहीं पहुंचेगा। जब वो कामयाबी से उड़ा तो मैंने उनके चेहरे पे वो भाव देखा था कि वो लगा कि वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि हिंदुस्तान ने ये किया। मंगलयान का जो प्लानिंग है वो कब आप लोगों के दिमाग में आया और कैसे आप लोगों ने सरकार तक वो बात पहुंचाई कि हम ये बनाना चाहते हैं? पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ। भारत में बहिराकाश गवेषणा का विशिष्टता ऐसा है, यह समाज कल्याण के लिए कैसा उपयुक्त करें। अच्छा, पहला ये है। इसके लिए उपग्रह चाहिए और विक्षेपण के लिए रॉकेट चाहिए, ये हम करते थे। ठीक है। 6 साल पहले हमने चंद्रयान का काम किया, अच्छी तरह किया। वो एक नया डायरेक्शन था हमारे साथ। 4 साल पहले हमने सोचा इसके आगे क्या करेंगे। हमारे PSLV का उपयोग से मंगल के और एक उपग्रह भेज सकते हैं, इसका पढ़ाई हुआ और हमने हमारे साथियों से कहा 2013 नवंबर में एक अपॉर्चुनिटी आएगा। सन, मार्स और अर्थ का एक ज्योमेट्री है वो आएगा। अच्छा, वो समय में करना है, नहीं तो 26 मंथ्स के बाद भी कर सकते। इसलिए हमने ये सब साथियों से कहा है क्या उपग्रह बना सकते हैं। उन्होंने कहा बनाएंगे और हमारा PSLV रॉकेट है वो उसका उपयोग करेंगे। कैसा उपयोग करेंगे? छोटा रॉकेट है, लेकिन हमने ऐसा किया एक अर्थ के एक ऑर्बिट में लेके चले गया। उधर से मिनिमम एनर्जी ट्रांसफर के लिए कोई दिशा में रखना है उधर रखा। और वो उपग्रह में प्रोपल्शन है, प्रोपेलेंट है, एक छोटा रॉकेट है, उसका उपयोग करके हमने बहुत ऊपर लाया 3 हफ्ते में। और उधर से हमने शुरू किया मंगल के ओर की दूर यात्रा। वो 300 डेज का ट्रैवल था, ये हम किया। इसका फल आपने देखा सितंबर 24 तारीख को। इसका कैप्टन से ये सब लोग मैं आप सब की कहानियां पल्लव की किताब में पढ़ रहा था तो अब मुझे बहुत कुछ मालूम है। मैं तैयारी करके लाया हूँ रीचिंग फॉर द स्टार्स में। एक सिंपल सवाल, पल्लव ने जब मुझे कहा कि इनके हाथ की निशानी है उस उपग्रह पे जो सोने की परत से जो ढका हुआ लगता है, तो इन्होंने कहा कि अगर जोर से दबा दो तो ये इतना नाजुक होता है सैटेलाइट कि ये खराब हो सकता है। मुझे बहुत हैरानी हुई कि जो एक कार की साइज का है, हाथी की साइज का है, वो इतना नाजुक कैसे होता होगा, एक। और दूसरा, आप लोग भी वो डॉक्टर की तरह वो सफेद एप्रन और वो सब क्यों पहनते हैं? ये स्पेस में एक एनवायरनमेंट है। ओके। वो एनवायरनमेंट में थर्मल प्रोटेक्शन के लिए हम उपयोग करते हैं वो येलो चीज। ओके। ये येलो कवर डालते हैं। ऐसा है, इसका इंस्ट्रूमेंट्स वो थोड़ा हीट जनरेट करेगा। और एक तरफ हमारा सन है और दूसरा तरफ जो नहीं है, वो टेम्परेचर डिफरेंस कैसा मैनेज करेगा, इसके लिए व्यवस्था उसमें रखा है। और डस्ट हुआ तो उसमें मूविंग पार्ट्स है, वो नहीं चलेगा। इसलिए वो क्लीन रूम में ये सब काम करते हैं। इसलिए एक डॉक्टर के तरफ ड्रेस लेके विशिष्टता से करना है। जी मतलब आपने जब छुआ तो आपको पहले बताइएगा हमारी याद आई थी कि नहीं आई थी? रवीश, तुम्हारी याद तो हरदम रहती है, रवीश की रिपोर्ट का तो जवाब ही नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि काफी तनावपूर्ण माहौल होता है और उसमें संगीत या जैसे कि अन्नादुरई साहब जेम्स बॉन्ड की फिल्में बिना टिकट के देखते होंगे। अरुणन साहब नहीं, आप टिकट कटा के देखते होंगे। सचमुच इतना तनाव होता है क्या? मैं आप वैज्ञानिकों को देख रहा हूं तो इन्हें लगता है कि इन्हें कोई तनाव छू नहीं सकता है। इतने शांत गंभीर किस्म के जीवन में सुलझे हुए प्रतीत होते हैं। नहीं, देखिए, मैंने इसरो को बहुत करीब से देखा है और इनके क्लीन रूम में भी गया हूं। जहां पे सैटेलाइट बन रहा था वहां सैटेलाइट मंगलयान बनने के पहले भी गया हूं। हाँ। फिर सैटेलाइट जब रॉकेट पर रख के छोड़ा जाता है तब भी मैं मिशन कंट्रोल सेंटर में गया हूं। मैंने टेंशन नहीं देखा कभी। एक बहुत ही शांत स्वभाव होता है और अपने काम करने में जो लगन होती है वो देखने वाली बात है। और पहली बार
मंगलयान जब अपनी कक्षा में पहुंचा 24 सितंबर को, मैंने बहुत मिशन कवर किए हैं इसरो के। पहली बार मैंने इसरो के वैज्ञानिकों को इतना सेलिब्रेशन करते देखा। मैं डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जब मिसाइल छोड़े जाते हैं उसके सक्सेस पे जाता हूं तो वहां तो वो नाचते हैं, गाते हैं, केक काटते हैं, बड़ा जश्न मनाते हैं। हाँ। इसरो वाले बड़े सधे हुए लोग हैं, वो बड़े सज्जनता से अपना काम शालीनता से करते हैं। और फिर बाद उस दिन वो जश्न मना रहे उस दिन मैंने जो जश्न देखा मिशन कंट्रोल सेंटर बैंगलोर में, वो जश्न मैंने आज तक नहीं देखा। और बिल्कुल रॉक स्टार वाला माहौल था। 20 साल का मेरा अपना रिपोर्टिंग का करियर है। बहुत मिशन मैंने रिपोर्ट किए हैं, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, अर्थक्वेक रिपोर्ट किए, साइक्लोन रिपोर्ट किए। लेकिन 24 सितंबर को 8 बजे जब मंगलयान मंगल ग्रह पे पहुंचा, 25 साल के मेरे कैरियर में पहली बार मेरी आंखों में पानी आया कि हिंदुस्तान मंगल ग्रह पहुंच गया। इतनी बड़ी काबिलियत थी, उसका कोई जवाब नहीं है। पहली बारी मैं भावुक नहीं होता कभी भी अपनी रिपोर्टिंग तो में। 25 साल की बात बता रहे हैं। मैं चंद्रयान जब वो गया था तो मैं भावुक हो गया, जबकि मैं ऐसे मौके पे बड़ा कंट्रोल रहता हूं। और जो वो लेवल मिला था इसरो में जाने का, वो आज तक फेंक नहीं पाता मैं। जब भी वो निकालता हूं उसको वापस रख देता हूं कि ये हमारे इतिहास का एक हिस्सा है। आपने अन्ना दुरई साहब के बारे में लिखा है कि जेम्स बॉन्ड, पीजी वुडहाउस, अरुणन साहब के बारे में, इन सब चीजों को लिखते हुए आप इनकी पर्सनालिटी के बारे में क्या हाईलाइट करना चाहते थे? और जैसा कि मैंने कहा, मैं समाज से आता हूं तो मैं समाज की बातें करूंगा और आप जरा विज्ञान वाली बातें उनसे कर लीजिए। हाँ। देखिए, अरुणन साहब का मैं बताऊं आपको, हाँ। ये सैटेलाइट बनाते हैं बड़े उम्दा, और साथ साथ में जब फ्री टाइम होता है मेड इन इंडिया बनाते हैं। मेक इन इंडिया वाला काम है। मंगलयान तो पूरा मेक इन इंडिया है। मोदी साहब तो बाद में आए, लेकिन मेक इन इंडिया पहले हो रहा था। अरुणन साहब ने उस सैटेलाइट को बनाया। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ जेम्स बॉन्ड बुक्स एंड नॉवेल्स, एंड ही इज ऑल्सो समबडी हु स्पेंट 15 months while the satellite was being made in the ISRO satellite center. वहीं सोते थे। आप सोचो, घर जाते थे किसके लिए? पूजा करने के लिए। पूजा बहुत जरूरी है। So what was driving you, Arunan, when you were doing this high technology work? Basically, as you know, this work is not a conventional satellite work. It calls for a real innovation and creativity in getting things done, getting things tested to the specific requirement of this mission. This may then it definitely calls for a dedication for the reason that things should go wrong, and second, with the schedule constraint of say 15 months, we have to we have to strike a balance between both this, so that they can compromise on the test where management won't allow. Even we ourselves are determined that do all the tests. So it really calls for me sitting there throughout 15 months of satellite making in the office without a proper sleep, and with going to the house only to do my regular pujas, take bath and come back. So that time, the 15 months, I don't know how it flew. In fact, basic thing was we have to do as an Indian with a homegrown technology, with a homegrown brain, on board with any other international space agencies now, to achieve something with what you have, with the launcher what you have, with the systems what you have, without going for a new design, without going for a new expenditure. We thought we will maximally use this. Definitely it calls for real hard work and real focused approach. At the same time, with the failure rates of other countries who have gone to Mars are being very low, so we have to ensure that those things were addressed in our mission and mitigated. रितु जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, अभी अरुणन साहब ने कहा कि पूरी तरह से एक हिंदुस्तानी उसको बनाना था। हम अपने मैं ये समझना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है। मतलब अगर उसका कोई मॉडल किसी और ने बनाया है तो उसका देख के हमने बना दिया अपना वाला मॉडल, या बिल्कुल पहली बार हम चीजें सोच रहे थे कि ये चीज होगा, इसमें ये चीज बनाएंगे, ये टेक्नोलॉजी नया लाएंगे, हम क्या कर रहे थे? अगर हम ये कहते हैं एंड टू एंड हिंदुस्तानी है ये मंगलयान, तो एक्चुअली दरअसल
पहली बार इस तरह से, क्योंकि जितना भी हार्डवेयर हमने यूज़ किया है, हाँ, वो कोई भी सारा उसका डेवलपमेंट पूरा इंडिया में इसरो में हुआ है। साथ साथ हार्डवेयर के साथ साथ एक बहुत बेसिक चीज़, जैसे अभी आपने सुना, सॉफ्टवेयर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी, यानी हमें कुछ डिसीजन ऐसे लेने हैं जब कोई भी चीज़ कुछ गड़बड़ हो रही है स्पेसक्राफ्ट में, स्पेसक्राफ्ट को ही अपने को डायग्नोस करना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उसी को उसका इलाज भी उसी समय करना है। क्योंकि हम तो वो चीज़ बिल्डअप करना, एक ऐसे बोले कि एक इंटेलिजेंस बिल्डअप करना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो कहीं बाहर से हमें नहीं मिली। कहीं अभी हुआ भी नहीं है इस तरह की होता सिस्टम। है, लेकिन अच्छा। कहीं बाहर से हम नहीं ले सकते उसको, क्योंकि वो कोई दे नहीं सकता। ये प्रॉपर्टी राइट या जो भी आप कहें हाँ। उसको, ये चीज़ खुद सोच करके और उपग्रह के अंदर उसको स्थापित करना, हर एक चीज़ और ये को चीज आपने, ये instructions- सिस्टम आप लोगों ने उन्हीं 15 महीनों में हाँ आपने जी, विकसित हाँ जी, 15 महीनों में। और उसके बाद जब सोच के उसको डाला, उसके बहुत सारे रिव्यूज होते हैं कि ये सारा जो हम डाल रहे हैं ये सही है कि नहीं है। काफी रिव्यूज के से गुजरता है वो। एंड में उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि अगर ये गड़बड़ हुआ तो अभी ये क्या, इसको रिएक्ट कैसे करेगा, ये सही से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। वो सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना ग्राउंड में ही, और उसका सोल्यूशन भी देखना कि वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो सब कुछ नया हुआ 15 महीनों के दौरान। 15 महीनों के दौरान। हाँ। और जब ये मंगलयान छोड़ा गया तो सब जगह एक तस्वीर आई जिसमें हमारी महिला वैज्ञानिक हैं और हिंदुस्तानी परिधान में, और वो गजरा तो वो तस्वीरें चल रही थी, बड़ा अच्छा लगा। और आप जिस तरह से बता रही हैं अनिल साहब, मैं ये जानना चाहता था कि पल्लव ने अपनी किताब में लिखा है कि 803 एक्शंस थे, लिस्ट बनी हुई थी कि ये चेक करना है, और जब आखिरी का वो 1 मिनट था उसमें भी कोई 100 एक्शंस थे, है ना। उन दौरान कभी लगा क्या कि लगता है कि कुछ वो क्या पल होता है कि आपको 1 मिनट में 100 एक्शंस चेक करने पड़ते हैं, कौन लोग कर रहे होते हैं? थोड़ा इसका अगर आप डिस्क्रिप्शन बताएं तो हम और समझ सकें मंगलयान को। मंगलयान में एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर होता है जिसमें कि सारा विवेचना रखा रहता है। अच्छा। किस टाइम पे क्या कार्य करना है, हाँ। उसको बोलते हैं ऑनबोर्ड कंप्यूटर। उसमें पूरा डाटा फीड रहता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से पृथ्वी से मंगल पे हाँ। स्पीड ऑफ लाइट अगर देखें तो करीब करीब 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट लगते हैं। तो दोनों साइड अगर आने जाने का लगाएं तो आधा घंटा लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ऑनबोर्ड जो कंप्यूटर है उसके ऊपर सब कुछ इन्फॉर्मेशन रखा रहता है, और वो ऑनबोर्ड कंप्यूटर ही अपने हिसाब से चलता है और कार्य करता है। जो हम लोग पृथ्वी पे बैठे हुए देख रहे हैं वो 12 या 15 मिनट पीछे का देख रहे हैं, लेकिन पहले जो हो कार्य हो चुका है, चुका उसके है 20 मिनट बाद उसका पता 20 मिनट चलेगा। या 15 मिनट बाद हम देख रहे हैं, तो हम उसको ऑनबोर्ड कमांड नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऑनबोर्ड सिस्टम पे ये पूरा कुछ रखा रहता है और वो ही अपने स्वचालित रूप से कार्य करता है। उसको सरल भाषा में अगर समझाएं अनिल, मतलब जब बंगलौर से बोले हेलो मंगलयान, हाँ, तो उसको पहुंचने में 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगेगा। और मंगलयान जब कहे हाँ राधा कृष्णा साहब मैं ठीक हूँ, हाँ। तो उसको 12 मिनट और बात लगेंगे। पता चलता है। तो 24 मिनट का समय लग जाता है आपस में बातचीत करने में। वो तो एक बहुत लंबा दौर है, उसमें बहुत टाइम हो सकता था। उसी तरह से रवीश पूछ रहे थे कि जब प्रक्षेपण हुआ रॉकेट का, PSLV का, तब लास्ट में कितने चेक्स होते हैं? रवीश, जब रॉकेट छोड़ा जाता है तब उसका काउंटडाउन होता है कई घंटों का, और उस कई घंटे के काउंटडाउन में मैनुअली होता है वो और उस काउंटडाउन। दौरान पूरी उसके टीम बाद- होती है या उसके लोग बाद- कुछ लोगों का काम होता है, बाकी लोग घर चले जाते हैं? नहीं, उसकी बहुत बड़ी टीम होती है जो दौर दौर से काम करती है, और लास्ट के जो कुछ मिनट होते हैं, क्षण, उसमें एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है जो पोलर चेक करता सैटेलाइट है। लॉन्च व्हीकल के ऊपर है। वो चेक करता है कि पूरी सैटेलाइट, पूरी रॉकेट की हेल्थ ठीक है कि नहीं, और जब वो ओके देता है वो ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस, तभी वो छोड़ा जाता है। मैं श्रीहरिकोटा में था, मुझे याद है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का लॉन्च होना था, और लॉन्च होने से 1 सेकंड पहले कंप्यूटर ने कुछ गड़बड़ी पाई और रॉकेट को वहीं श्रीहरिकोटा पे रोक लिया। अगर छूट जाता तो रॉकेट फट समय जाता, साहब, लेकिन बहुत बच गया। समय साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये मंगल ग्रह की सतह है, ठीक ठीक ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग अगर ये जानने से रह गए हों कि आखिर हम वहाँ, जैसे कि राधा कृष्णन साहब कह रहे थे कि हम इसलिए नहीं कि हम शोशेबाजी में नहीं करते कि हाँ किसी को दिखाना है तो हम वहाँ पहुँच रहे हैं, हम पहले ये तय करते हैं कि हमारे देश के लिए क्या ज़रूरी है या समाज के लिए कैसे बदल सकता है।
तो हम इस सतह पे या इसकी कक्षा के आसपास क्या चीज महसूस करने के लिए गए थे, क्या जानना चाहते हैं हम अपने इस अभियान से? पहली बात यह है कि जैसा कि आपको पता है कि मंगल ग्रह हमारा पड़ोसी है, तो पड़ोसियों के बारे में हमारे अंदर में एक नैसर्गिक एक्चुअली दिलचस्पी होती है। हम हमेशा जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है। तो कुछ इस तरह की बात है। मंगल के बारे में भी एक्चुअली बहुत सारे मिशन पहले भी गए हैं, उन्होंने जानकारियां इकट्ठा भी की हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ एक्चुअली मंगल के बारे में जाना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली जैसे आप जो मंगल की सतह है, सतह की जो मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, टोपोग्राफी करते हैं, उसके बारे में सब कुछ अभी तक ज्ञात नहीं है। अच्छा। हाँ, दूसरी बात यह है कि वहां पे जो खनिज पदार्थ हैं जिनको मिनरल्स कहते हैं, उनकी भी एक्चुअली गवेषणा अभी भी चल रही है, उनका अन्वेषण अभी भी किया जा रहा है और नई नई जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं। उसी तरह से एक्चुअली ये भी माना जाता है कि मंगल सतह के नीचे भी कुछ प्रक्रियाएं हैं जो चल रही हैं, जैसे हाइड्रोथर्मल जो कहते हैं, मतलब इसमें आपका जल और उष्मा यानी हीट का दोनों का सम्मिलन रहता है। तो उस तरह की जो प्रोसेस चल रही है उनके बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि हमारे इस मिशन में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा उपकरण है जो कि सतह की तापमान के बारे में हमें बताएगा। ये सब हम क्यों जानना चाहते हैं? ये जानने के बाद हम क्या वहाँ वो जिस तरह से कभी अखबार में आ जाता है कि इतने लोग वहाँ प्लॉट बुक करा रहे हैं, मतलब खेत खरीदना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा उसके लिए क्यों जानना चाहते हैं? एक आदमी इन सब चीजों को पहली बात है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसके बारे में एक नेचुरल एक जिज्ञासा रहती है उसके बारे में जानने की। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया एक्चुअली मंगल के बारे में भी बहुत कुछ अभी पता नहीं है, हम जानना चाहते हैं। जो एक ओवरऑल जो ह्यूमन बॉडी ऑफ नॉलेज बोलते हैं उसके बारे में हम भी भारत की ओर से उसमें एक योगदान कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हम भारत की ओर से भी एक्चुअली उसको एनरिच कर रहे हैं जानकारियां इकट्ठा करके, और कुछ अगर दे पाए। मैं और मेहमानों के पास हूँ। अनिल साहब, एक और सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कभी हुआ कि अब आखिरी वक्त है, 15 महीना है, दो लोगों का दो व्यू हो गया कि भाई इसका मुझे फॉर्मूला नहीं मालूम, मतलब उदाहरण के लिए कि इसमें कॉस थीटा लगाओ, वो कह रहे हैं इसमें साइन थीटा लगाओ, मतलब ऐसा इसमें ये सब भी बहसें हुआ करती थी क्या? बहुत बहसें हुआ करती थी। इनफैक्ट काफी रिव्यूज होते हैं, हाँ, जिसके थ्रू हम लोग प्रोसेस में गुजरते हैं। उसमें सभी प्लान्स रखे जाते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। हाँ। कौन सा प्लान अच्छा रहेगा जो कि हमको लेना है, ये तय कौन करता है? ये मतलब कोई सीनियर बोलेगा वही सही हो जाएगा या सब कोई? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसरो में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि जूनियर और सीनियर में कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। एक कोई जूनियर आदमी भी 20 साल का हो, चाहे वो 50 साल का हो, कोई अंतर नहीं है। तो कोई जूनियर आदमी भी अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि नहीं सर ऐसा मुझे लग रहा है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है कि क्या उसका आउटपुट है। अगर वो आउटपुट वो कह रहा सही है तो उसको माना जाएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन, मैं एक और बात जानना चाह रहा था कि बड़ा फोकस किया हम लोगों ने कि 4 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से, तो प्रोजेक्ट ऐसे बनता है क्या? पेट्रोल का रेट देख के 4 किलोमीटर प्रति रेट के हिसाब से ऐसे बनाते हैं, या हम सस्ता और जुगाड़ जब इस्तेमाल करते हैं तो क्या हमारा ये जुगाड़ ही है या सचमुच एक टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक मार्वल है मंगलयान? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो पाना है। इसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन कैसा करेंगे, खर्च है, टाइम है, ये हमारा उद्देश्य है। टेक्नोलॉजी परफेक्शन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड सब लोग मिलके करना है एज ए टोटल ग्रुप। ये हमारा सक्सेस है, फोकस है। क्या क्या मिशन है? तो हमने क्या सस्ता बनाया या बहुत अच्छा बनाया? किस पे हम फोकस करें? स्पेस सिस्टम पहले परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, वो काम करना है पहले। वो काम करने के लिए क्या खर्च करना है, वो जल्दी करना है, समय पर करना है, उसके लिए कैसा टीम वर्क मिला के करेंगे। ठीक है, इसमें जुगाड़ नहीं, इसमें जुगाड़ काम करना है। सच्ची नई चीज हम बना रहे हैं, क्योंकि ये बात पब्लिक में चली गई है कि कोई सस्ता है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से हमने बना दी। पर जैसे रितु कह रहे थे कि हम सब पहली बार एक नई टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहे थे साथ साथ अपने हिसाब से, तो उसमें भी हमने दुनिया को हैरान किया होगा कि हम ये पार्ट ये चीज ये कंपोनेंट शानदार तरीके से बना सकते हैं। ये 4 रुपए का बात ऐसा होता है। हाँ। कोई लोग कहते हैं ये 450 करोड़ हमने क्यों खर्च किया इसके लिए? अच्छा, इसका खर्च तो दूसरे समाज कल्याण के लिए किया तो अच्छा होगा। सो हमने कहा समाज कल्याण के लिए हम बहुत सारे चीज करते हैं,
और ये एक एक्साइटमेंट का और सरकार साहब ने बोला था, इसके लिए करते हैं। 450 करोड़ भारत में एक आदमी को 4 रुपए का काम है। उनका उपयोग समाज कल्याण के लिए उनको मिलता है। वो टीवी देखता है, वो साइक्लोन आने के पहले वो वार्निंग मिलता है, और वो पृथ्वी में क्या क्या चीज है, हमारा फॉरेस्ट कैसा है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स कैसा है। पर मेरा एक सवाल रह गया सर, जो टेक्नोलॉजी का है, क्या वो एक्सेलेंस है इसमें? टेक्नोलॉजी का एक्सेलेंस से मंगलयान में पहला उत्तर ऐसा है, ये नवंबर 5 में भेजा था 2013 से जी। आज तक कोई गड़बड़ नहीं हुआ वो उपग्रह में। ये कैसा होता है, उसका डिजाइन, उसका फैब्रिकेशन, उसका टेस्टिंग सभी अच्छी तरह किया था। ये 15 मंथ्स में अच्छी तरह किया था और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी यूज किया था। ये ऑटोनॉमी अच्छी तरह चला था, इसलिए वो सब काम हो गया। हमने एक हफ्ते पहले पूरी कमांड्स वो उपग्रह में भेजा था सितंबर 24 के काम। जिस वक्त हम राजनीति में ऑटोनॉमी के खिलाफ बोल रहे थे, उसी वक्त आप साइंस में ऑटोनॉमी को एस्टैब्लिश कर रहे थे। ताली बजाइए। मतलब अब मैं चाहता हूं कि आप अन्ना दुराई जी से पूछें, और इनकी एक खास कहानी है चंद्रयान से, वो मैं चाहता हूं कि आप बताएं और फिर आप अन्ना दुराई साहब से आप पूछें एक सवाल। मैं अन्ना दुराई साहब के बारे में आपको एक बात बताऊं। ये चंद्रयान से लेके मंगलयान तक जुड़े हैं, और अब आगे हिंदुस्तान दोबारा चांद पे जा रहा है, चंद्रयान 2 पे, उससे भी जुड़ेंगे, और कौन कौन से मिशन से जुड़ेंगे मुझे नहीं पता है। ये इनका चयन जब किया गया था तब ये 50 के लगभग थे, और आमतौर पे इतनी कम उम्र के लोगों को इस ऊंचे ओहदे के लिए नहीं बैठाया जाता है। लेकिन मेरे को बताया था, क्या मतलब आपका? कम उम्र मतलब जिनके पास नॉर्मली 55-58 लोग के होते हैं जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनते हैं, इनको कम उम्र पे 50 से लगभग करीब बैठाया था माधवन नायर साहब ने। उन्होंने मेरे को बताया था कि इनको इसीलिए बैठाया मैंने इस प्रोजेक्ट पे कि आगे आने वाले 10 सालों तक हिंदुस्तान को इनकी काबिलियत का पता लगे और फायदा हो सके। अब इनकी एक खास बात है, ये आप लोग जान के हैरान होंगे, छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हैं कोयंबटूर में, और एमटेक करने तक सरकार ने कोयंबटूर नहीं छोड़ा था कभी। आप सोचिए, कोयंबटूर में ही रहे, और हिंदुस्तान को कहां ले गए? चांद पे ले गए, और उसके बाद मंगल ग्रह पे ले गए। और एक बात और बताऊं आपको इनकी खास, ये अपने गांव के लिए एक चेंज एजेंट बन गए हैं। 2009 में चंद्रयान ने एक बड़ी उम्दा डिस्कवरी की थी, चांद पे पानी की खोज पहली बारी की थी। अमेरिकन 1969 में पहुंचे, उन्होंने वहां के पत्थरों को भी लात मारी, पत्थर भी उठाए, वापस धरती पे भी लाए, लेकिन पानी नहीं मिला। वो अपना वाटर बोतल साथ लेके गए। ये चंद्रयान ने ही वहां पे पानी ढूंढा। इनका जो गांव है उसमें पूरी पानी की व्यवस्था नहीं थी। ये चंद्रयान जब बनाया इन्होंने, वो चेंज एजेंट बने, और 2013 में इनके गांव में पहली बारी पानी सही तरीके से मिला। चांद पे पानी पहले ढूंढा, धरती पे गांव में पानी बाद में। क्या बात है। Another, what drives you for this? You are a simple man, you lead a very simple life. This is what my father, being a school teacher also for me, always, I think, it's a daily. You think you should aim for something little better than what you have done yesterday. I think that's always you go for little better. I think that is the one which brought me all the way from Kodavati to here. I think when I'm coming here, I think this is the nation has given me a lot. This is basically another gratitude, how we can give back. Whatever Chandrayaan has given me, whatever Mangalyaan is giving me, I'm trying to feed back to my own way, keeping other people together, and again that same word of little better than what you are yesterday. जो कल आप थे उससे आज आपको बेहतर होना है। आप दुनिया मत देखिए,
शायद आप में से कोई, मुझे नहीं लगता कि आप वो बाहर के देशों में जो भयंकर भयंकर यूनिवर्सिटी होते हैं वहां से नहीं है आप लोग में से कोई भी। ऋतु, मैं ये जानना चाहता था कि मुझे नहीं मालूम कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। मैं जब पल्लव की किताब से सबकी प्रोफाइल देख रहा था तो हम जिन इंजीनियरिंग कॉलेज को अक्सर आजकल, मतलब आजकल के दौर में हम बहुत कम निगाह से देखते हैं, आप सब की, ज़्यादातर इंजीनियरों की पैदाइश वहीं से है। क्या उन इंजीनियरिंग कॉलेज ने भी आपके जीवन में एक साइंटिस्ट और साइंटिफिक टेम्पर लाने में, वैज्ञानिक सोच लाने में कंट्रीब्यूट किया था? एक्चुअली जहाँ से हम अपनी पढ़ाई करते हैं, जहाँ उसका रोल हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ से मैंने पास आउट किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से, वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स, तो वहाँ के जो लेक्चरर्स थे, जिस तरह से वो हमें सिखाते थे या जिस तरह से हमें पढ़ाते थे, वो हमारे लिए वो फिज़िक्स का जो एक फीलिंग उन्होंने डेवलप कराया, वो मुझे लगा कि नहीं, पहले मुझे इस फील्ड में ज़रूर कुछ करना है। तो जिस विद्यालय या जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। साथ ही साथ में ये ज़रूरी होता है कि हम अपनी लगन भी दिखाएं, अपनी लगन के साथ। लखनऊ यूनिवर्सिटी के आपके फिजिक्स के टीचर, हाँ, अक्सर हमें लगता है कि वहाँ सब कुछ चौपट हो गया है, उन मीडिया के विमर्शों में देखते हैं, पर आपके टीचर, मैं चाहता हूँ कि आप उन शिक्षकों के लिए एक ज़रूर ताली बजाएं। बहुत शांत, ऐसा लग रहा है केशव राजू साहब सोच रहे हैं कि ना ही कोई पूछे तो मैं चुपचाप निकल जाऊं, पर आप चुपचाप मत जाने दीजिए इनको। हाँ। केशव राजू साहब के बारे में क्या बताऊं मैं। 10 महीने की जो जर्नी थी मंगलयान की, उसकी सारी निगरानी का काम जो था वो केशव राजू साहब के पास था। और अंत 24 सितंबर को जब मंगलयान अपने मंगल ग्रह पे पहुंचा तो वो एक फोन कॉल करना था जो राधा कृष्ण साहब के पास जाना था। वो फोन कॉल केशव राजू साहब ने करना था बताने के लिए कि वो मंगल ग्रह पहुंच गया। 12 मिनट की देरी थी, पहुंच गया था पहले ही, पता नहीं था साहब को भी कि वहां पहुंच गया। वो पहुंच गया, जब खबर आई तो एक फोन करना था, वो केशव राजू साहब ने किया। उसके बाद की तो आपने तस्वीरें देखी थी, नरेंद्र मोदी साहब पूरे वक्त ताली बजाते हुए नीचे गए, सारे लोगों से सबसे पहली खबर इन्हीं के पास पहुंची। सबसे पहली न्यूज आपके पास। हाँ? सबसे पहली खबर केशव राजू साहब के पास कि हिंदुस्तान का मंगलयान मंगल ग्रह पहुंच गया। उसकी पहली खबर केशव राजू साहब के पास पहुंची। और ये अगर कहते नहीं पहुंचा तो फिर कोई दूसरा नहीं था कहने के लिए कि पहुंचा या नहीं पहुंचा। पूछिए कि जब बाकी साथियों को इनको बताना था तो इनके दिमाग में क्या चल रहा था कि अपने घर फोन करके बताऊं बच्चों को या फिर राधा कृष्ण साहब? केशव राजू, प्लीज टेल अस व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड ऑन दैट September 24th, a little before 8 o'clock, around 8 o'clock in your mind. And were you tense? Were you anxious? Were you excited? You didn't seem any of that on camera when I was seeing you. But what was happening in your mind, sir? Actually, this spacecraft we are following for so many 10 months together. All the time we know its spacecraft behavior. And also we could predict very well what is its position to 1 or 2 kilometers accuracy. Not only that, we also know very well in which direction it is going to move. That we have by different means we could well establish. That way we got the confidence the moment it departed Earth throughout the time by means of the different technologies that we developed during this process. We could predict well, very well. That is finally we got the good satisfaction that it has reached the goal very exactly. Though we specified 50 kilometers as our specification, it reached Mars at a much better accuracy. डॉक्टर राधाकृष्णन, इससे पहले कि हम ब्रेक में जाएं, जब वो पहुंचने की रात थी उसके पहले आप सब आराम से सो रहे थे, अपने पीजी वुड हाउस पढ़ के, बॉन्ड की फिल्में देख के, कथकली करके कि ठीक है जो होगा सो देखा जाएगा, या टेंशन था कि कहीं ये फेल हुआ तो? ये सितंबर 24 का ऑपरेशन था ना, मार्स ऑर्बिटर इंसर्शन। ये उपग्रह में रखे हुए एक प्रोपल्शन सिस्टम उसको चलाना था। एक मेन इंजन है और 8 छोटा इंजन से वो काम करना है। ये तो मेन इंजन तो 300 डेज पहले काम किया था, उसके बाद रेस्ट में था।
वो रीस्टार्ट करना है, इसका एक चर्चा हो रही थी। 7 दिन हमारे वैज्ञानिक लोग 100 वैज्ञानिक लोग मिलके चर्चा किया, लगातार ये क्या बुरा हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसके क्या कंटीजेंसी करना है, ये एक चीज था। दूसरा चीज ये था, इसका एक टेस्ट फायरिंग हमने किया 2 दिन पहले, ये 4 सेकंड के लिए चलाया, हाँ, और हमको कॉन्फिडेंस मिला ये चलाएगा सितंबर 24 में। ये भी एक बहुत अच्छा काम था। हाँ, और पिछले रात में ये सब वैज्ञानिक मिलके ये उपग्रह का हेल्थ मॉनिटर करते थे। हम भी थे उधर थे, हम सब इनके पास थे। 250 साइंटिस्ट थे ये केशवराजू के साथ काम करने वाले मिलके 250, और एक विक्षेपण के समय 1000 साइंटिस्ट मिलके काम करते हैं। ये एक टीम वर्क है। चक दे इसरो। चक दे इसरो, बहुत अच्छा कहा आपने। हम ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इसरो के बारे में जानेंगे और आप लोग सवाल पूछिएगा, लेकिन पल्लव की किताब से एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे वैज्ञानिक भी हमारे जैसे हैं। ये श्रीहरिकोटा में ये एक पिंजड़ा रखा हुआ है, क्योंकि इसके आसपास के इलाकों में लेपर्ड काफी आ जाते हैं, तो बचने के लिए कई ऐसे रखे हुए हैं ना पल्लव, कि अगर आ जाए दिख जाए तो अपने आप को पिंजड़े में बंद कर लीजिए। तेंदुआ बाहर घूमेगा, वैज्ञानिक पिंजड़े में रहेंगे। तो चक दे इसरो की कहानी इस ब्रेक के बाद। फिर ताली कम बजाते हैं।